गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। गुड इवनिंग राज जी, और बाकी लोग भी क्लास में अटेंडेंस अपनी बनाए रखिए, ठीक है। और बेसिकली जो टर्म मैं लगातार आपको बताता जा रहा हूँ, उस टर्म का बेसिक रीज़न वही है कि इम्पोर्टेंस जो है इस पार्ट की, वो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं किसी अदरवाइज सब्जेक्ट को इग्नोर ना करके मैं एक पर्टिकुलर टर्म आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अटेंड बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है इस टॉपिक की वो बहुत ज़्यादा है। तो एज इम्पोर्टेंस आपको देखनी है चीज़ें कि क्या मेरी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज क्या रखता है, तो वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन जो हमारा चल रहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी का, उसका ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आज फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हम पेडागोजी करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, और अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी के बाद थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है मॉडर्न एजुकेशन का, उसको हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में दिया है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कौन कौन लोग अवेलेबल हैं अटेंडेंस 5 में, बताइए ज़रा। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। जो हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान है उसकी विधियों की बात करेंगे हम। शैक्षिक मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग पहले मेथड की तरफ, और इसको मैं बता चुका हूँ इंट्रोस्पेक्शन मेथड वगैरह। तो फर्स्ट मेथड को देखेंगे हम। पहला मेथड क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का पहला मेथड जो है उसका नाम है इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है आत्मनिरीक्षण, या हम आत्मविश्लेषण भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में आप ये समझ सकते हो, दूसरे टर्म्स को आप ये समझ सकते हो इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, आत्मनिरीक्षण में, कि हम अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, कि हम अपने बारे में कैसे जानें। इंट्रोस्पेक्शन मेथड, तो क्या है इंट्रोस्पेक्शन मेथड? गुड इवनिंग। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है, इसका एक पर्टिकुलर टर्म देख लेते हैं कि जो आत्मनिरीक्षण विधि है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का सबसे पुराना, ठीक है, सबसे प्राचीन विधि जो है शैक्षिक मनोविज्ञान की, वो सबसे प्राचीन विधि है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ठीक है। ये आत्मविश्लेषण विधि जिसको हम बोल सकते हैं। और इस विधि के अंतर्गत क्या है, टर्म्स को हम देखेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो इंट्रोस्पेक्शन है। इस मेथड में हम क्या बात करते हैं इसको आप देखो। फॉर्मली व्हेन साइकोलॉजी वाज क्लोजली लिंक्ड टू फिलोसफी, मैं आपको बता चुका हूं इनिशियल क्लास में कि साइकोलॉजी को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जाता था पहले। जो मनोविज्ञान था वो फिलोसफी का पार्ट था, वो दर्शन शास्त्र का पार्ट था। तो जब हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते थे मनोविज्ञान को, ठीक है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान के बहुत ज्यादा करीब था कौन, साइकोलॉजी, ठीक है, सॉरी फिलोसफी। तो इसके अंतर्गत क्या है कि द स्टडी ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मतलब कल भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली है क्या। तो साइकोलॉजी को बोला जाता है कि साइकोलॉजी इनिशियल स्टेज पर माइंड या सोल की बात करती थी, कि मस्तिष्क का अध्ययन या फिर आत्मा का अध्ययन जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत आता था, ठीक है।
दिस मेथड कंटिन्यूड टू बी यूज्ड एज ए रिलायबल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कोई भी हमें निरीक्षण करना है, किसी के बारे में हमें कुछ जानना है, तो उसके बारे में जानने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे रिलायबल मेथड, ठीक है, सबसे अनुरूप विधि मानी जाती थी इंट्रोस्पेक्शन विधि। ठीक है, अब आगे क्या है, इस विधि में हम क्या करते थे। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आप समझिए कि इंट्रोस्पेक्शन वर्ड कहां से लिया गया है। तो इंट्रोस्पेक्शन वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, अलग अलग, इंट्रो और स्पेक्शन, लैटिन वर्ड से बेसिकली ये प्राइमरीली। इंट्रो का मतलब है विद इन, अंदर, स्वयं में, और स्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग या फिर झांकना, स्वयं के अंदर झांकना, अपने आप को जानना। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन का क्लियर मीनिंग है। निकित तोमर, गुड इवनिंग। इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन के बिहाफ में हम ये बोल सकते हैं कि अंदर झांकना, और किसके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर। ठीक है, वो व्यक्ति स्वयं का भी अगर इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है तो वो स्वयं के अंदर झांक रहा है। ठीक है, कोई टीचर अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो उसके अंदर की समस्या को जानने का प्रयास कर रहा है। ये इंट्रोस्पेक्शन में देखते थे। ठीक है, यहां पर टर्म इसमें लिखा भी हुआ है कि वन सेल्फ टू एक्सपीरियंस वंस ओन मेंटल स्टेट। मतलब कोई भी व्यक्ति स्वयं के मेंटल स्टेट्स को भी क्या कर सकता है, जान सकता है। किसके अंतर्गत, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंतर्गत। ठीक है, कुछ चीजें हम एग्जांपल से भी समझेंगे आगे जाके। इट इज ए काइंड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, जब हम खुद अपने बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मेरे बिहेवियर में क्या गलतियां हैं, ठीक है, मेरा बिहेवियर किन चीजों से ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है, मेरा बिहेवियर किन चीजों से कम प्रभावित होता है, जब हम इन चीजों को देख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप सेल्फ एग्जामिन कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम में हमने पार्टिसिपेट किया और उस एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो हम उसमें असफल रहे, तो हम लोग जो अच्छे स्टूडेंट है वो क्या जानने की कोशिश करेंगे, अच्छे स्टूडेंट ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो एग्जामिनेशन था उसमें मेरी परफॉर्मेंस पुअर क्यों रही, क्या क्या गलतियां की मैंने। ठीक है, और जो व्यक्ति उन गलतियों को सुधारेगा वही आगे जाके सफल हो जाएगा, हो पाएगा। तो अपनी गलतियों को झांकना, मतलब क्या क्या चीजें हैं जो मैंने गलतियां की, तो वो सेल्फ एग्जामिन है, अपने आप को एग्जामिन कर रहा हूं मैं खुद से। ठीक है, या तो ये हो सकता है कोई दूसरा आपको एग्जामिन करे कि भी ठीक है, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं देखता हूं कि आपकी पर्सनालिटी में, आपके बिहेवियर में क्या क्या कमियां हैं। दूसरा काम हम सेल्फ एग्जामिन भी कर सकते हैं, अपने आप को खुद भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं कौन कौन से टाइम पर कौन कौन से बिहेवियर को अल्टीमेट कर रहा हूं। ठीक है, कौन सा बिहेवियर मेरा ऐसा है जो दूसरे लोगों के लिए कष्टकारी है, कौन सा बिहेवियर मेरा ऐसा है जिससे लोग मुझे पसंद करते हैं, तो हम ज्यादातर उसी बिहेवियर को करना चाहेंगे ना जिससे लोग मुझे पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो सेल्फ एग्जामिनेशन का एक पर्टिकुलर टर्म है। वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा इंट्रोस्पेक्शन को कहा गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वयं का अवलोकन, स्वयं का अवलोकन। और एंजल जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग इनवर्ड, अंदर झांकना। क्या मतलब बताया इन्होंने, लुकिंग इनवर्ड। तो वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, स्वयं का अवलोकन करना। और एंजल ने क्या डिफाइन किया कि लुकिंग इनवर्ड, अंदर की ओर झांकना। ठीक है, इन दो टर्म्स को भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि अबाउट इंट्रोस्पेक्शन मेथड व्हाट वाज द पर्सपेक्टिव ऑफ वुडवर्थ। मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंतर्गत वुडवर्थ का पर्सपेक्टिव क्या था, या फिर अकॉर्डिंग टू एंजल व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। एंजल के अनुसार इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, तो हम बोल देंगे लुकिंग इनवर्ड, अंदर की ओर झांकना। ठीक है, और वुडवर्थ क्या बता रहे हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, स्वयं का अवलोकन करना, ये चीज। आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब हम स्वयं का अवलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन जब हम करते हैं, तो जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है वो डायरेक्ट प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इंट्रोस्पेक्शन मेथड का, वो है इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब आत्मनिरीक्षण या आत्म विश्लेषण विधि से हमें प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त होती है, प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज दैट, इंट्रोस्पेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर में से एक है वो है कि इंट्रोस्पेक्शन प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दैट हैपन्स इन द माइंड ऑफ ए पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, इसका एकदम सीधा सीधा और सबसे पहले जो जानकारी प्रदान करेगा हमारे माइंड के बिहेवियर के बारे में, ठीक है, या हमारे माइंड का सेटअप क्या है, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, ठीक है, उसके बारे में, तो वो भी विधि कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही है। ठीक है, यहां से सवाल ये भी बन सकता है कि विच मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स डायरेक्ट एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तब भी हम आंसर क्या लगाएंगे? इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही लगाएंगे। नेक्स्ट टर्म है कि परहैप्स देयर इज नो बेटर वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट गोज ऑन इन द माइंड्स ऑफ अदर पीपल। ठीक है, इसके अलावा कोई और ऐसी विधि नहीं है जो इंफॉर्मेशन, सूचनाएं एकत्रित कर पाए किसके? किसी व्यक्ति के माइंडसेट में क्या चल रहा है उसके बारे में। ठीक है, देन बाई टर्निंग इनटू ओन्स माइंड एंड ऑब्जर्विंग व्हाट गोज ऑन देयर। ठीक है, जब हम स्वयं के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी कोई दूसरा व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है तब वो सूचनाएं दे रहा है, तो वो इंट्रोस्पेक्शन का एक क्या है? पर्टिकुलर टर्म है। ठीक है, आगे है इफ लुक्ड विद इन बाई examining minutely what takes place in one's mind, we can sharpen our knowledge of our own self and get insight to the mind of others। मतलब क्या है कि जब हम एग्जामिन कर रहे हैं स्वयं के या किसी दूसरे के माइंडसेट को, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम अपना स्वयं का जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन का जो जानकारी है, मतलब क्या हमने, जब हम दूसरे के व्यवहार को जान रहे हैं, या फिर माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए कि वो क्या करे, उस समय स्वयं से बात करे कि वो इस समय क्या कर रहा है अपने जीवन में, कौन कौन सी गलतियां कर रहा है अपने जीवन में, और कौन कौन सी ऐसी विषय वस्तुएं जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो जब वो स्वयं से बात कर रहे हैं तो वो इंट्रोस्पेक्शन ही कर रहे हैं। जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, तब भी क्या करता है, अगर उसके व्यवहार में कुछ गलतियां हमें लग रही हैं और वही ऐसी ही गलतियां अगर हमारे व्यवहार में भी हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे, तब भी हम अपने नॉलेज के परसेप्शन को भी क्या कर सकते हैं? इनरिच कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है। आप एग्जाम्पल की सहायता से चीजों को बेटर तरीके से परसीव कर सकते हो। मिस्टर शांता इज ए हिंदी लेक्चरर इन ए जूनियर कॉलेज। मिस्टर शांता जो है वो एक जूनियर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हैं। इन लास्ट सेमेस्टर सम ऑफ हिज ब्राइटेस्ट स्टूडेंट स्कोर वेरी पुअरली। मतलब लास्ट सेमेस्टर में क्या हुआ, उनके कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट जो थे, अच्छे स्टूडेंट जो थे, उनके स्कोर, उनके मार्क्स जो हैं वो बहुत खराब रहे, वेरी पुअर। अब मिस्टर शांता न्यू दैट, उनको ये पता है कि दीज स्टूडेंट हैड द पोटेंशियल एंड
that had to be a reason behind their poor performance. तो माना जाता है ना कि कोई बच्चा बहुत ब्राइट है, लगातार एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और अचानक से उसकी परफॉर्मेंस अगर पुअर हो जाए तो जो भी उसको ऑब्जर्व करने वाला है, जो भी उसका गाइडेंस करने वाला है, उसके माइंडसेट में ये चीज आएगी ना कि इतना ब्राइट स्टूडेंट था ये, फिर भी इसकी इतनी पुअर परफॉर्मेंस रही, जब इसमें इतना पोटेंशियल है फिर भी इसकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर क्यों रही। ठीक है, तो कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा उसके पीछे। ठीक है, ऑल्सो इट वरीड हिम दैट दे नो लॉन्गर अटेंडेड द क्लास रेगुलर, और उनको ये भी चिंता थी कि वो बच्चे जो ब्राइटेस्ट थे वो रेगुलरली क्लास को क्या नहीं कर रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे थे। ये भी हो सकता है उन बच्चों को ये आभास हो गया हो कि अब हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर हम बन गए हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन में उनका परफॉर्मेंस क्या रहा, पुअर रहा। तो एक ये भी कारण इन्होंने देखा है। अब मिस्टर संता क्या डिसाइड करते हैं, मिस्टर संता डिसाइडेड दैट ही नीडेड टू टॉक टू देम, कि मुझे क्या है, बच्चों से बात करने की जरूरत है। अब वो क्या करते हैं, ही कॉल्ड देम इनटू हिज रूम, अपने रूम में उनको बुलाते हैं, एंड मेड श्योर दैट दे वर ऑल कंफर्टेबल। मतलब जब हम किसी बच्चे से उसकी समस्या को जानना चाहते हैं कि बेटा आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप बहुत ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, बट आपकी परफॉर्मेंस अचानक से खराब हो गई अगर, ठीक है, तो आप उसको एक कंफर्ट जोन भी तो उपलब्ध कराओगे। तो हो सकता है कि उसके पीछे का जो रीजन हो वो इनर रीजन हो, और वो स्ट्रिक्ट फॉर्म में, जैसे होता है ना कि कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं एग्जामिनेशन के प्रेशर की वजह से, और उनको लगता है कि अगर मैं पापा को बताऊंगा तो पापा डांटेंगे मुझे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तुम्हारा, इसीलिए ये सब बातें कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो वो क्या करता है, उस परसेप्शन को दिमाग में बैठा लेता है कि यार पेरेंट्स का परसेप्शन मेरे प्रति ये है तो मैं इनको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या है कि उसके पुअर परफॉर्मेंस के पीछे एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि डांटो, लेकिन डांटने से उसके पीछे का रीजन तो पता नहीं चलेगा ना, हो सकता है वो रीजन ना बताएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको ये फील कराएंगे कि यू आर कंफर्टेबल, आप इजीली बात कर सकते हो, चाहे एज ए फ्रेंड बात कर सकते हो, जो भी। बिफोर स्टार्टिंग हिज इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब क्वेश्चन आंसरिंग है, ठीक है। अब मिस्टर संता के द्वारा उन सबसे रिलेवेंट सवाल किए गए जिसके द्वारा उनको यह पता चल सके उनके व्यवहार के बारे में, और फाइनली उनसे बात करके उनके व्यवहार के बारे में ऑब्जर्व करके वो ये डिस्कवर करते हैं कि व्हाट द रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के पीछे का रीजन क्या रहा होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अब आगे देखें आप, तो इस पर्टिकुलर मेथड से आपकी क्या समझ में आया कि अब जैसे मान लो कि हम लोग इस एज में हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम में खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमें किसी गाइडेंस की जरूरत पड़े, कभी ये भी हो सकता है कि हम खुद से एनालाइज कर लें चीजों को, वो भी इंट्रोस्पेक्शन है। यहां पर एज ए टीचर, एक टीचर का ये ड्यूटी है कि अगर क्लास में किसी भी बच्चे का परफॉर्मेंस जो लगातार अच्छा जा रहा था वो अगर अचानक से नीचे जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी अध्यापक का कर्तव्य है। ये बच्चा खुद से ऑब्जर्व करे, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, इन सब बातों को वो बच्चों पे छोड़ दो, बट टीचर होने के नाते आपका भी कर्तव्य ये बनता है कि बच्चों से आप बात करो और उनके बारे में, इनकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे जो पहले कर रहे थे फिर भी, तो उनके पीछे के रीजन को जानने की, तो इन्होंने क्या किया,
कुछ क्वेश्चंस पूछे रिलेवेंट, और उन क्वेश्चन से उनको क्या किया कि जो भी सवाल उससे किए गए और सवाल के आंसर देते टाइम उसका जो बिहेवियर था उसको ऑब्जर्व किया मिस्टर संता ने, और उससे पता चला उनको कि रीजन क्या था पुअर परफॉर्मेंस के। तो रीजन कुछ भी हो सकता है कि वो पंक्चुअल ना रहे हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति जो है वो उन्होंने क्या किया हो, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इजी मानकर उसको बैकअप कर दिया हो। ठीक है, रेगुलरली क्लास वो अटेंड कर नहीं रहे थे, हो सकता है कि उनको इजी लगा हो ये सब्जेक्ट कि ठीक है हम तो इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, तो हम क्या करें, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें तो मार्क्स आ ही जाएंगे अच्छे। ठीक है, तो ये थोड़े रीजन हो सकते। ये पहली विधि हुई हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब हम चलते हैं अगले मेथड की तरफ, और अगले मेथड का नाम है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन हम इंट्रोस्पेक्शन में भी करते हैं, लेकिन सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर कोई व्यक्ति किसी या फिर टीचर स्टूडेंट्स का भी ऑब्जर्वेशन करता है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो उसकी की तरह बट उससे थोड़ा सा अलग ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि ये सेपरेट हम पढ़ रहे हैं इसको ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लास्ट मेथड आपको क्लियर था? जो भी लोग अटेंडीज हैं बेसिकली वो आंसर दें इसको, कि जो भी लास्ट मेथड मैंने आपको बताया इंट्रोस्पेक्शन मेथड वो आपको अच्छे से समझ में आया? राज जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवलोकन विधि का बेसिकली टर्म क्या है? अब अवलोकन विधि में क्या है, ऑब्जर्व करनी है चीजें, अवलोकन करना है, देखना है। अब यहां पर जो अवलोकन है वो अवलोकन सेल्फ ऑब्जर्वेशन ना होके यहां पर 1 to 1 हो सकता है, या फिर एक पर्सन का किसी ग्रुप पर ऑब्जर्वेशन हो सकता है। इसको हम देखेंगे। पहले टर्म क्या है कि आप एक एग्जांपल से हम इसको शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ए क्लासरूम वेयर लर्नर्स आर डूइंग सम क्लास वर्क। एक कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम के अंतर्गत जो लर्नर्स हैं, अधिगम करता है या फिर सीखने वाले हैं या फिर स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्लास से संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं। ए टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम। अध्यापक जो है वो कक्षा में उपस्थित है। एंड एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद, द टीचर टेक्स ए राउंड इन द क्लासरूम एंड नोट्स डाउन समथिंग। मतलब क्या कर रहे हैं, टीचर क्लास में थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जैसे जो भी एक क्लास है उसमें गया पीछे तक, साइड से ऐसे बच्चों को देखते देखते फिर वापस आ गया, फिर थोड़ा टाइम वेट किया, फिर से उसने क्या किया, आगे क्लास में फिर से चक्कर लगाया, फिर देखा बच्चों को कि क्या कर रहे हैं, और कुछ नोट डाउन किया उसने। तो इस नोट डाउन करने के पीछे का जो रीजन है वो क्या है, मतलब इसमें यह है कि टीचर क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द टीचर डूइंग। ठीक है, बच्चे क्लास वर्क कर रहे हैं और टीचर क्या है, रेगुलर इंटरवल्स पर बच्चों को क्या कर रहा है, जाके देख रहे हैं, और देखने के बाद कुछ चीजें नोट कर रहे हैं। तो वो क्या नोट कर रहे हैं, टीचर इज केयरफुली ऑब्जर्विंग ईच लर्नर। कक्षा में बैठे प्रत्येक विद्यार्थी को टीचर सतर्कतापूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सतर्कतापूर्ण तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड ही ऑल्सो नोटिंग डाउन समथिंग, देयर मे बी सम पर्पज इन हर माइंड। मतलब उसके मस्तिष्क में हो सकता है कि कोई उद्देश्य हो, कि कौन सा बच्चा सिंसियरली इस काम को कर रहा है, कौन सा बच्चा थोड़ा सा लाइट वे में ले रहा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जो केवल कॉपी खोल के ही बैठा हुआ है, कुछ उसको आ जा नहीं रहे। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो वो जो टीचर है वो किस मेथड का को फॉलो कर रहे हैं, वो टीचर ऑब्जर्वेशन मेथड को फॉलो कर रहा है, अवलोकन विधि को फॉलो कर रहा है।
ठीक है, ये चीज है। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जैसे जैसे देखो पहला मेथड तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड के साथ जब साइकोलॉजी आगे बढ़ी, साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो एज एन ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मतलब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को जानने के लिए उसके व्यवहार के अनुसार वो कैसे रिएक्ट करता है, उस ऑब्जेक्टिव साइंस को जानने के लिए इंट्रोस्पेक्शन मेथड को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन के। और कैसे ऑब्जर्वेशन के द्वारा? केयरफुल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखो जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि जो गलतियां हैं वो गलतियां हमारे लिए गलतियां ना हो। ये भी एक परसेप्शन होता है ना, हर व्यक्ति का अलग परसेप्शन होता है कि कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, या मैंने इस कार्य के लिए झूठ बोला, हो सकता है ये कार्य ठीक हो, इस पर्टिकुलर टाइम पे तो मैं बच गया, तो मैंने आत्मनिरीक्षण किया झूठ बोलने से संबंधित कि ठीक है यार, इस झूठ बोलने की वजह से मैं इस पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने क्या किया, इस समस्या से निजात पा ली, या फिर मैं बच गया किसी की पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो वो हो सकता है कि उस पर्सन के लिए क्या हो वो बात, जब वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा तो हो सकता हो कि उसको वो करेक्ट मान जाए उस बात को। लेकिन जब कोई ऑब्जर्वर केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा होगा कि आप बेसिकली जो भी कर रहे हो, और उस ऑब्जर्वर के माइंड में एक पर्पस भी होगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा हूं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का हमेशा कोई पर्पस हो ये जरूरी नहीं है, बट जब हम केयरफुली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन में पर्पस जो होता है वो मस्ट होता है। ठीक है, मान लो उसको आज ये जानना है कि क्लास में कितने लोग ऐसे हैं जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं और कितने कितने लोग ऐसे हैं जो पैसिव पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास वर्क को सिंसियरली करते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास वर्क को लाइट वे में लेते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास वर्क को करते ही नहीं है। ये उसका पर्पस हुआ। आगे, तो मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वाज रिप्लेस्ड बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, दोनों के, मानव और एनिमल, इन दोनों के बिहेवियर का केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ये इंट्रोस्पेक्शन से अलग है। ऑब्जर्वेशन लिटरली मींस लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ। अब देखो, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या था? लुकिंग इनवर्ड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। यहां पर ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? लुकिंग आउटसाइड वन सेल्फ। किसी भी व्यक्ति के डायमेंशंस को जानो, उसके बिहेवियर के आयामों को जानो आप, कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस हैं वो बिहेवियर में चेंजेस क्या शो कर रहे हैं, उनको जानो आप। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग डाटा इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ रिसर्च स्टडीज। मतलब हम साइंस से संबंधित कोई रिसर्च कर रहे हैं, सपोज दैट, और मान लो मैं ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूं, प्रकाशिकी जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स में, और मुझे क्या करना है, जो सनलाइट है, सोलर रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को मुझे नोट डाउन करना है, मतलब डेटा कलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, उन चेंजेस को केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा, केयरफुली कहां क्या चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, सोलर रेडिएशन। ठीक है, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, बेसिक ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, जिसको हम प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। और नेचुरल ऑब्जर्वेशन में करते क्या है हम लोग? तो नेचुरल ऑब्जर्वेशन में बेसिकली
द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्जेक्ट इन नेचुरल सेटिंग। नेचुरल सेटिंग का यहां पे मतलब है नेचुरल एनवायरनमेंट, और वो व्यक्ति फ्री हो कुछ भी बिहेव करने के लिए। जैसे आप मान लो कि कोई भी टीचर क्लास में अगर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो बार बार बच्चों को के पास जाके उनको देख रहा है वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चों को तो पता है ना, बच्चे क्या इंसाइट है बच्चों को मतलब क्लियरली इस बात का आइडिया है कि टीचर उन्हें क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अध्यापक की नजर है किस पर, छात्र पर, कि छात्र क्या अभिक्रिया कर रहे हैं, छात्र क्या क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो है वो नेचुरल सेटिंग नहीं है, वो तो एक आर्टिफिशियल टर्म हो गया। अगर अध्यापक छुप के उन्हें देख रहे हैं कि बच्चे क्लास वर्क दे दिया मैंने उन्हें, और फिर छात्र चाहे कैमरे की सहायता से उनको देख रहे हैं, तो वो हो सकता है कि बच्चे फ्री हैं कि नहीं मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, तब वो जो बिहेवियर कर रहे हैं उसको क्या करना, ऑब्जर्व करना। ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन का क्या होता है, पार्ट होता है। दिस सब्जेक्ट इज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, ठीक है, और जब उसका बिहेवियर क्या हो रहा हो, ऑब्जर्व किया जा रहा हो कि ठीक है कोई बात नहीं, पर्पस नहीं है कि पर्पस के साथ हम चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है फैक्ट के टर्म्स में, छात्र भी अवेयर नहीं है कि ऑब्जर्वेशन हो रहा है उनका, ठीक है, तो उनका बिहेवियर जो होगा बेसिकली वो तब ऑब्जर्व किया जाता है, कब, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। द टीचर कैन ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन द प्लेग्राउंड। छात्र क्या कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तब वो फ्री माइंड है नेचुरल रूप से। और एनी अदर सोशल गैदरिंग विदाउट मेकिंग हम कॉन्शियस, मतलब अध्यापक, छात्र को नहीं पता है कि अध्यापक उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो इसके बारे में चेतन नहीं है, अवेयर नहीं है। तो जब अवेयर नहीं है तो वो फ्री एक्टिविटी करेंगे ना, तो फ्री एक्टिविटी वाला ऑब्जर्वेशन होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन। और इस मेथड में क्या है कि नेचुरलिस्टिक मेथड कैन गिव अस अ रिच डिस्क्रिप्शन अबाउट द नेचर ऑफ सोशल वर्ल्ड। हमें वास्तविकता पता चलेगी इस मेथड से कि जो सामाजिक दुनिया है उस दुनिया की वास्तविकता क्या है। कोई व्यक्ति अगर आपके समक्ष, उसको पता है कि वो आपके पास जा रहा है या आपसे मिल रहा है, वो तो अवेयर है ना कि आपसे मिलने जा रहा है वो, तो आपसे मिलने जब वो गया तो वो आपके सामने तो जो बिहेव करेगा हो सकता है वो बनावटी भी हो, तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्वेशन के जो रिजल्ट होंगे वो इनरिच नहीं होंगे, इतने ज्यादा रिच नहीं होंगे जितना जब वो अपने दोस्तों के साथ है, फ्री है, जिसको नहीं पता कि आप उसको देख रहे हो, तब जो एक्टिविटी करेगा उससे पता चलेगा कि यस वो नेचुरली ही क्या है, इस प्रकार का है या फिर इस प्रकार का है। ठीक है, मान लो कोई लड़का जाता है बेसिकली लड़की देखने, और जब वो लड़की देखने जाता है तो लड़की के सामने तो वो ऑलमोस्ट या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम यह बात बोल सकते हैं ना कि वो अपनी किसी भी गलती को, अपने किसी भी पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस को वो शेयर नहीं करेगा। उससे पूछा जाएगा ठीक है अल्कोहल कंज्यूम करते हो, गर्दन हिला देगा नहीं। पूछा जाएगा सिगरेट का कंजम्पशन करते हो, बोला जाएगा नहीं। पार्टीज वगैरह करते हो, तब बताएगा नहीं। अब उसको ऑब्जर्व करने का तो तरीका वही है ना कि ठीक है जब वो अपने दोस्तों के साथ है तब देखते हैं हम लोग वो क्या कर रहे हैं, अब उसको नहीं पता ना कि वो मिलने आ रहे हैं, तब जो ऑब्जर्वेशन होगा उससे पता चलेगी। दोस्तों के साथ है, नहीं कर रहा है, अल्कोहल का कंजम्पशन, हो सकता है कि वो वास्तविकता और
बेसिकली दोनों टर्म्स वो बनावटी ना हो और वास्तविक ही हो। ये भी हो सकता है कि आपके सामने उसने कुछ बोला और बाद में जाके उसने किसी और टाइप से आप उसका कोई और रूप आपको मिला, तो उसकी वास्तविकता आई ना सामने। तो ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एंड वेयर देयर इज लिटिल और नो मैनिपुलेशन ऑफ द एनवायरमेंट, हमने एनवायरमेंट को अपने तरफ से नहीं, जिस बिहेवियर में, जिस नेचर में, जो नेचर उसके लिए बिल्कुल फ्री दायरा खोलता है, उस नेचर में वो काम कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल एनवायरमेंट। ऑन द अदर हैंड नेचुरलिस्टिक मेथड लिमिट द एक्सटेंट to which we can draw meaningful conclusion about the causes of behavior due to the lack of control over situation। मतलब फ्री जब ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें क्या है कि जिस पर्पस को हम जानना चाह रहे हैं, जो जिस पर्पस के लिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि वो जिस सिचुएशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सिचुएशन में जितने भी डायमेंशन हैं वो सारे डायमेंशन आप कंट्रोल ना कर पाओ, उन सारे डायमेंशंस को आप ना जान पाओ। क्यों? क्योंकि सिचुएशन तो फ्री है ना, फ्री इन्वायरमेंट है। तो सारी चीजें जब फ्री हैं तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना उस सिचुएशन पे। ये इसका एक क्या हो सकता है, लिमिटेशन हो सकती है। किसकी? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का यहां पे मतलब है सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, ठीक है। अब इस अवलोकन में क्या होगा, इस टाइप के अवलोकन में, तो आप देखो इसको। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन the observer becomes a part of the group that he she wants to observe। मतलब जिसको भी वो ऑब्जर्व करना चाहता है उस ग्रुप का क्या बन जाए, वो पार्ट बन जाए, उस ग्रुप में समाहित हो जाए कि ठीक है, मान लो कि कोई सोसाइटी है, कोई कल्चर है, ठीक है, मान लो कोई कबीला समाज है या फिर कोई जनजातीय समाज है, उस जनजातीय समाज का सामाजिक और सांस्कृतिक जो स्वरूप है वो क्या है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप के हम दूर से देख रहे हैं, उस समाज को कोई मतलब नहीं हमें, हम दूर से जो जो चीजें हमें मिल रही हैं जानकारी, वो जानकारी हमने ली। दूसरा टर्म इसमें यह हो सकता है कि मैं उस समाज का ही हिस्सा बन के देखूं, जो जनजाति का समाज है उस समाज का एक मैं हिस्सा बन जाऊं और उसके बाद मैं ऑब्जर्व करूं कि इनके समाज की क्या विशेषताएं हैं, इनका कल्चर किस प्रकार से हमसे अलग है, इनके कल्चर की क्या कमियां हैं, इनके कल्चर की क्या मजबूतियां हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं, जिस भी ग्रुप को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसमें जो ऑब्जर्वर है, अवलोकन करता है, वो उस ग्रुप का ही क्या बन जाए, पार्ट बन जाए। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब जो सहभागी अवलोकन है उसका एक एडवांटेज ये भी है कि इसके अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन एसेस कर पा रहे हैं, ठीक है, दैट वुड अदरवाइज रिमेन क्लोज्ड एंड देयरफॉर गेट ए बेटर आइडिया ऑफ एक्सपीरियंस अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब जो सिचुएशन हम चाह रहे थे कि बिल्कुल हम उसी का पार्ट बन चुके हैं और अब जो वो बिहेवियर करेंगे वो एकदम क्या होगा, क्लैरिफाइड वाला होगा। तो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है क्योंकि मैं उस समाज का ही क्या बन गया, हिस्सा बन गया, ठीक है। और
इसके अंतर्गत जब आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन करोगे तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आप उस समाज के अंतर्गत जा चुके हो। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कोई केस स्टडी करते हैं, तो उस केस स्टडी में क्या है कि कोई अपराधी है, या कोई व्यक्ति मान लो, अपराधी उसको बाद में कहेंगे। नेचुरल ऑब्जर्वेशन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। नेचुरल ऑब्जर्वेशन में स्ट्रक्चर नहीं होगा, ठीक है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन में स्ट्रक्चर नहीं होगा क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है हमारे, हमने क्रिएट नहीं किया है वो ऑब्जर्वेशन का क्या, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, वो फ्री फ्लोइंग है, फ्री फ्लोइंग, जिसमें सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं होगा। अब यहां पर मैं एक अपराधी की बात करूं, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और इस व्यक्ति ने क्या किया, आत्मरक्षा में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। आपको आत्महत्या नहीं पता है, मतलब आत्मरक्षा नहीं पता है आपको, तो आप इनिशियली उसको क्या देखोगे कि यार ये अपराधी है। फिर आपको पता चला कि इसने आत्मरक्षा में इस बात को क्या किया, हत्या की है, तो आपके मन में थोड़ी सी सहानुभूति आएगी कि यार हो सकता है कि इस पर कोई उस पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी रही हो कि उन पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्हें ये कदम उठाना पड़ा हो, तो आपके मन में उसके प्रति सहानुभूति आएगी। बट ये जो सहानुभूति है, सिंपैथी है, उसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में देखूं, एम्पैथी, तो एम्पैथी वर्ड है जो, वो ज्यादा क्लोज है किसके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के। उसके पीछे का रीजन ये है, मान लो किसी भी व्यक्ति के पास आपका कोई मित्र है और आपके मित्र ने आपको बताया कि घर से कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके घर से पैसा आने में डिले हो रहा है और उसके पास फूड और अदर एमिनिटीज के लिए क्या नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो फिनिश हो चुके हैं उसके पास। तो एक तो तरीका हो सकता है आप सिंपैथी दर्शाओ उस पर कि हाँ ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम रही हो आपके साथ, या एक तो ये तरीका हो सकता है आप थोड़ी बहुत हेल्प भी कर दो। बट अगर आप ये सोचोगे कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी एक बार हुई थी, और जैसे आपके मित्र की सिचुएशन है वैसी समस्या आपके साथ भी एक दिन रही थी, आपके घर से भी पैसा आने में डिले हो गया और आपके पास भी फूड और अदर जो एमिनिटीज हैं उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं था, तब इस स्थिति में आप अगर उस घटना से लिंक करके सोचोगे ना, तो आपके मन में अपने मित्र के प्रति जो भावना आएगी वो एम्पैथी होगी, जिसको बोलते हैं समानुभूति। एक हो गया सहानुभूति और एक हो गया समानुभूति, सहानुभूति और समानुभूति। तो सहानुभूति, समानुभूति मतलब जैसा कोई विपत्ति में कोई पर्सन जिस स्थिति में है ना, उस स्थिति में अपने आप को ले जाकर सोचना, यह है एम्पैथी, ठीक है। अगला टर्म है इसमें, इफ पीपल नो दैट दे आर बीइंग स्टडीड, देयर आर likely to alter their behavior to present themselves in a more desirable manner। ये बात मैं बता चुका हूं कि जब जो लोग होते हैं उनको ये पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर दें और जो इनकी इच्छा है उस सिंपैथी और एम्पैथी को एक बार एग्जाम्पल से समझा दीजिए। ठीक है राज जी, मैं आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको
ये एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूं आपको। जैसे कोई बच्चा भूखा है, सपोज करो आप, और धूप में वो खड़ा हुआ है। आप सहानुभूति ये दे सकते हैं उसको कि यार बहुत धूप पड़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और इसको कितना गर्मी लग रही होगी, और दूसरी बात क्या है, ये इसको भूख भी लग रही है, दोनों चीजें हैं। एक तो आप क्या करोगे, सिंपैथी के अनुसार उसका ठीक है बेटा, आप उसको कहकर चले गए। एम्पैथी का मतलब है आपने सोचा कि गर्मी कितनी रही होगी और ये बच्चा इस गर्मी में खड़ा है, तो इसकी मानसिक हालत और शारीरिक हालत क्या रही होगी, ये आप उस बच्चे जैसा समझोगे ना, तब आपके अंदर आएगी उस बच्चे के प्रति एम्पैथी। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक टर्म होता है कि हमने बहुत सारे लोगों की फ्रेंड्स की शादी होते हुए देखी, तो हमारे मन में एक खुशी है, हाँ भाई विवाह का जो परसेप्शन होता है वो इस टाइप का होता है, और वो व्यक्ति अगर आपको बता रहा है कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर मेरे घर में ये खुशी है, ये सारी चीजें, तो आप उस खुशी को उस पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपकी भी शादी हो जाएगी और जब आपका मित्र भी आपको उसी प्रकार से बात बता रहा होगा, तब जो आप उसकी फीलिंग्स को समझोगे ना, उसकी दर्द को या फिर उसकी खुशी को, दोनों चीजें हो सकती हैं मैरिज में, तो जो वो समझोगे आप, तो वो होगा एम्पैथी कि हाँ भाई मैंने भी यही फील किया है, जो तुमने फील किया है, जो मैंने फील किया वही तुमने फील किया, मेरे स्थान पे रह के तुमने फील किया, वो एम्पैथी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पे, सुनील इज कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सुनील जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फील्ड में क्या कर रहे हैं, एक रिसर्च कंडक्ट किया उन्होंने। ही इज यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड, और वो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसर्च के लिए। लिस्टेड बिलो और स्टेटमेंट रिलेटेड टू सुनील्स ऑब्जर्वेशन, जितने भी स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं वो सुनील के ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, जो भी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस रहा उनका उससे रिलेटेड है। अब आपको यह बताना है कि विच इज और आर स्टेटमेंट जो भी है इज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब इन स्टेटमेंट, जो भी चारों आपके सामने स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आपको ये ऑब्जर्व करना है, ये पहचानना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट, 1 2 3 4 में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से लिंक करता है, उससे रिलेटेड। तो पहला है ऑप्शन, सब्जेक्ट्स ऑफ सुनील रिसर्च आर नॉट अवेयर ऑफ दिस रिसर्च। मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं सुनील के रिसर्च में, उनको रिसर्च के बारे में नहीं पता, अवेयर नहीं है वो। सुनील इज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप विच इज ही ऑब्जर्विंग। सुनील उस ग्रुप का पार्ट है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है। सुनील ऑब्जर्व ए बॉय व्हेन कंडक्टिंग ए साइंस एक्सपेरिमेंट, एक बॉय को ऑब्जर्व करता है जो साइंस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं। और सुनील सब्जेक्ट प्रेजेंट देमसेल्फ इन ए मोर प्लीजिंग मैनर। ठीक है, तो आंसर आ चुका है आप लोगों का। पतन जी का आंसर आया है, राज जी का, नम्रता जी का भी आंसर आ गया है, सेकंड होगा, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सुनील क्या है, उस ग्रुप का पार्ट है जिस ग्रुप को वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से सवाल बन सकते हैं। तो हमें क्या है कि जो भी मेथड हम पढ़ रहे हैं उस मेथड के की पॉइंट्स को हम क्या करें, एनालाइज करें, और उन की पॉइंट को एनालाइज करने के बाद उस टर्म से हम देखें कि जो भी हमने पढ़ा है, निकिता तोमर जी भी ठीक है, आपका आंसर सेकंड है, जो वो चीजें हम देख रहे हैं ना, उन चीजों को हम बेटर तरीके से क्या करें, अपने स्टडी की फॉर्म में उसको बिल्कुल ही आत्मसात कर लें।
कि ठीक है भाई, मैंने सारी चीजों को क्या किया, प्रॉपर तरीके से बाय कॉल कर लिया। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पर फिनिश होती है। ठीक है, और कल हम लोग स्टडी करेंगे तीसरा मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। फिर उसके बाद केस स्टडी मेथड है, फिर उसके बाद इंटरव्यू मेथड है। ये 3 मेथड पढ़ने के बाद फिर हम कल, अगर प्रोबेबली हो सकता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला चैप्टर से हम शुरू करेंगे। और ये अब तक जो हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं बेसिक फॉर्म में। ठीक है, तो आप सब मैं होप करता हूँ कि आप सब लोगों की समझ में आ रही होंगी चीज़ें। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप कंटेंट को क्या कर रहे होंगे, ठीक है, ग्रॉस कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू।